हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हाइड्रो। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी ने बहुत कुछ बदला है, आपका और हमारा मिलने का तरीका भी। अब जूम, वेबएक्स, गूगल मीट साधारण बात है। अगले 1 घंटे में आपके साथ रहूंगा और कई रोचक जानकारियां भी आपको दूंगा। मुझे जैसा जानकारी है कि दो सन 2019 में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम समग्र शिक्षा जल सुरक्षा है। और इसको स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में वाटर कंजर्वेशन प्रमोट करने के लिए शुरुआत की गई है। दिल्ली कैंटोनमेंट में केवी स्कूल केंद्रीय विद्यालय से इसकी शुरुआत हुई है। और इस ड्राइव में ये टारगेट है कि 10 करोड़ स्टूडेंट्स को ये जोड़ेंगे इसके साथ, और हर स्टूडेंट को इसमें 1 लीटर पानी हर दिन बचत करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसका मतलब ये है कि हर दिन करीब 10 करोड़ पानी की बचत करने का लक्ष्य इस प्रोग्राम में है। इस प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें बच्चों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताना, पानी की समस्या के बारे में बताना, पानी के क्या क्या सोर्सेज हैं उनके बारे में बताना, और अल्टीमेटली उनको जुडिशियस यूज के थ्रू वाटर कंजर्वेशन के बारे में प्रेरित करना। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक समग्र शिक्षा जल सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, और इसमें सुझाया गया 10 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन बचत करने का सूत्र एक मील का पत्थर साबित होगा, और ये बच्चों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करेगा। दिल्ली के जो केंद्रीय विद्यालय से शुरू हुआ है, इसमें आप जैसे देख भी रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि और भी स्कूलों ने इसको अपनाया होगा, और जो भी स्कूल इसको देख रहे हों उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम आप अपने स्कूल में भी शुरू करें, और उसमें कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स को इसमें लीड देने की कोशिश करें। और इसको ये भी कर सकते हैं आप कि जो बच्चे इस कार्य में लापरवाही करें उनको आप कुछ आर्थिक दंड का प्रावधान कर सकते हैं, कुछ नॉमिनल, और जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित कर सकते हैं। तो इस तरह से इन बच्चों को आप वाटर वॉरियर बना सकते हैं। सैल्यूट वाटर वॉरियर्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, भारत की हों या विदेशों की हों, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, इजिप्ट की, चाइना की, ये सभी सिविलाइजेशंस जो पानी के सोर्सेज हैं उनके आसपास ही विकसित हुई हैं। वहीं पर ये डेवलप हुई, और वहीं पर उनमें वाटर कंजर्वेशन को एक बहुत स्पेशल स्थान दिया गया और महत्व दिया गया। हम ये जानते हैं कि हमारे भी सभी धर्मों में, हिंदुस्तान में, भारत में, चाहे आप मुस्लिम धर्म देखें, सिख धर्म देखें, हिंदू धर्म देखें, सभी में जल को एक विशेष स्थान दिया गया है। और हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके पास आपको कोई ना कोई वाटर का सोर्स मिलेगा, कोई नदी होगी, झील होगी, तालाब होगा, कुआं होगा। तो इस तरह से जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन हमेशा से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। दोस्तों, जल संरक्षण के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर आगे बताएंगे इसकी आवश्यकता क्यों है और सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में पानी बचाया जा सकता है। जैसे आपने हमेशा सुना होगा और भी टॉक्स हुई होंगी कभी, तो जल संरक्षण के लिए आप सुनते आ रहे हैं कि घर में पानी व्यर्थ ना बहाएं, रसोई के पानी को किचन गार्डन में इस्तेमाल कर लें, कार धोने में पाइप की जगह बाल्टी का इस्तेमाल कर लें। ये सब इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पानी का उपयोग होता है वो कृषि में होता है, एग्रीकल्चर में।
और जिसमें आप जानते होंगे शायद 70 से 80% तक जो हमारा वाटर कंजम्पशन है वो खेती के क्षेत्र में है। तो और जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी पानी इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा डोमेस्टिक यूज़ है उसमें केवल 10% से कम ही पानी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से अगर हमें वाटर कंजर्वेशन को इफेक्टिव करना है, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इस विषय को हमें पूरे सप्लाई चेन कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा और समझना होगा, जिसमें कि हम पूरा जो हमारा वाटर साइकिल है, जिसमें जब वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है, वहां से होते हुए वो नदी, नाले, झील, तालाब सॉइल के अंदर जाता है सॉइल मॉइस्चर के रूप में, उसके बाद वो नीचे ग्राउंड वाटर के रूप में चला जाता है और फिर वो वाष्पीकरण होकर, इवापोरेशन होकर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस पूरी साइकिल में कहाँ कहाँ हम बचत कर सकते हैं, कहाँ हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, उसको हमें समझना होगा। और विशेषतया हमें एग्रीकल्चर यूज में जो पानी हम लेते हैं उसको हमें कंजर्व करने की कोशिश करनी होगी। There is a global water, sanitation, and hygiene crisis. Around the world, 1 in 9 people do not have access to clean water. Every 2 minutes, another child dies from diarrheal diseases caused by dirty water and poor sanitation. This has to change now. In 2015, governments around the world committed to achieving the Sustainable Development Goals by 2030. Goal 6 focuses on water and sanitation. Access to clean water and sanitation are human rights, and they are being denied to millions of people around the world right now. Governments are doing too little, too slowly to fix it. Unless we speed up progress, 90 countries will miss their 2030 targets, not by a few years or decades, but by centuries. That's centuries more of people being left behind in extreme poverty. We can change this. We are calling on governments to act now. Acting quickly on Goal 6 will create a ripple effect of progress on other goals, including gender, education, health, nutrition, and inequality. Governments must deliver on their human right obligations to water and sanitation, making the future brighter for millions of people around the world. Children can go to school and get an education. Women can get jobs and have control over their own lives. Whole communities can start to thrive. Together, we must achieve Goal 6 because without it, we cannot bring about a sustainable, equitable future for all. अभी जैसे आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र भी पानी को लेकर काफ़ी चिंतित है और जो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सन 2030 के लिए तय किए हैं, टारगेट जो तय किए हैं, उसमें SDG 6 वो वाटर एंड सैनिटेशन पर है और उसके लिए हम सभी को काम करना है और उसमें वाटर कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जल संरक्षण हमें करना क्यों है, वाई वाटर कंजर्वेशन, इसकी जरूरत क्या है। हम सभी जानते हैं कि इस समय जो पूरा विश्व है वो जल के संकट से गुजर रहा है और आपने कुछ समय पहले न्यूज में सुना भी होगा कि ये जो 11 शहर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब उन्होंने कहा कि ये दे विल रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लाइक केप टाउन। उससे पहले केप टाउन का ये न्यूज आया था कि वहां पर डे 0 हो गया है, यानी कोई भी ड्रिंकिंग वाटर वहां पर अवेलेबल नहीं है। और इस तरह से उन्होंने और भी बहुत सारी सिटीज को लिस्ट किया है। तो उनका कहना ये है कि इन सभी शहरों को पानी के भयंकर संकट का सामना करना होगा और इसी के लिए हमें वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने देखा होगा कि मोहल्लों में अगर पानी का टैंकर आता है तो कितनी जो है भीड़ होती है और कितना वहां पर लड़ाई और सब कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं आपस में। और इसी तरह से जो
राज्य हैं हमारे, कई राज्यों के बीच में आपस में पानी के बंटवारे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके लिए ट्रिब्यूनल भी बने हुए हैं। तो इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल हो रही है, उसको सुलझाना जरूरी है। और अभी हमने देखा पिछले साल में कि कोविड शुरू हुआ मार्च से, और उसके बाद अप्रैल मई जून में और बहुत सारे साइक्लोन्स भी आए हैं और दूसरी आपदाएं आने लगी हैं। तो इस सब की वजह से पानी का कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमें ये ध्यान करना होगा कि पानी का पर्याप्त भंडार हो क्वांटिटी वाइज, और उसकी क्वालिटी भी ठीक हो जो हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये दोनों चीजें हमें वाटर कंजर्वेशन में ध्यान रखनी होंगी और उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। अब बताते हैं जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, और जानेंगे कोलकाता के अजय मित्तल और विजय अग्रवाल के बारे में। साथ ही बताएंगे कैसे मिला पावधोई नदी को नया जीवन। जल के जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको हमें सहेजना होगा, और उसमें जल की जो आपूर्ति है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, उसको बढ़ाना भी होगा। अब जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये बाउलीज हैं, ये राजस्थान का टंका है, ये तालाब हैं, नदियां हैं, झरने हैं। इन सब को हमें पुनर्जीवित करना होगा और उनको भविष्य के लिए सुरक्षित करना होगा। और इनको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से कि इनको प्रदूषण से भी बचाना होगा, क्योंकि जैसे आप आज की तारीख में, आज के समय में देखते हैं कि हमारी नदियों की हालत बहुत खराब है। यमुना देखें आप, हिंडन नदी देखें, और भी बहुत सारी नदियां हैं, सब में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें वाटर की क्वांटिटी और वाटर की क्वालिटी दोनों को हमें ध्यान में रखना होगा, उसके लिए कार्य करना होगा। जैसे कि हमने देखा है इजराइल और सिंगापुर जैसे देश, उन्होंने इस वाटर स्कैर्सिटी को बहुत अच्छे से मैनेज करके दिखाया है। हमें उनसे सीखने की जरूरत है, और इसमें पानी की जो बर्बादी हम करते हैं उसको भी रोकना है, वो भी वाटर कंजर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब भारत एक बहुत बड़ा देश है, जहां पर आप देखते हैं, अगर आप ये लेफ्ट में जो आपको मैप दिखाई दे रहा है उसमें आप देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर इधर कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात में से लेकर इधर ईस्ट में कितना वेरिएशन है हमारा, जो बारिश हमको मिलती है। तो इसको कंजर्व करना, इसको हार्वेस्ट करना, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशंस में, जहां हमारे शहरों में समस्याएं हैं, ड्रेनेज की समस्या है, उन सबको देखते हुए इसमें जो जल की जो उपलब्धता है उसको हमें सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम भी शुरू की थी, नदी जोड़ने की, जो किन्हीं कारणों से अभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन लोकल स्तर पर, लोकल लेवल पर कुछ कुछ नदियां आपस में जोड़ी जा रही हैं लोग, और उसमें वहां आप बरसात का जो एक्सेस वाटर है, सरप्लस वाटर है, उसको आप जहां पानी की समस्या है, कमी है, वहां पर आप ले जा सकते हैं। इस तरह से हम अगर प्रॉपरली प्लान करें तो जो वर्षा से हमें जो पानी मिलता है, मेन हमारा जो सोर्स है पानी का वो वर्षा है, प्रेसिपिटेशन, उससे जो हमें पानी मिल रहा है उसको हमें बेसिकली स्टोर करना है और हार्वेस्ट करना है। अब जो पानी की बर्बादी है वो भी आपने देखा है कि हमारे देश में फ्रेश वाटर की जो बर्बादी है उसके बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। ये आप जो देख रहे हैं, टैप हमारे खुले रहते हैं, या कुछ ऐसे स्टैंड पोस्ट में टैप होता ही नहीं है, पानी लगातार बहता रहता है, या हमारे जो सप्लाई के पाइप्स हैं वो कहीं से लीक करते हैं,
या कहीं वो फट जाते हैं, उस बस्ट कर जाते हैं तो पूरा पानी सड़क पर बहता रहता है। ये सब समस्याएं हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। इसको मैनेज करने के लिए कोलकाता में एक एक्ट्स नाम की संस्था है, जिसके संस्थापक अजय मित्तल और एक उनके साथ वॉलंटियर हैं विजय। इन्होंने जो लीकिंग टैप्स हैं उनको ठीक करने का बीड़ा उठाया है और वो हर संडे में अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं और जहां भी टैप उनको लीक करता हुआ मिलता है उसको वो ठीक कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम जो ये कर रहे हैं। उसके अलावा आपने जैसे देखा होगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गंगा नदी को साफ करने का, अविरल धारा और निर्मल धारा बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। पूरा उत्तराखंड में जहां गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक इस नदी में काम किया जा रहा है, उसकी सफाई के लिए, उसमें फ्लो बढ़ाने के लिए। तो ये काम इसमें चल रहा है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी दिखने लगे हैं बनारस में, इलाहाबाद में और यूपी की और जगह में। ये जो आप यहाँ फोटो देख रहे हैं, ये मिस्टर रमन त्यागी हैं जो मेरठ में हैं। वो हिंडन नदी में काम कर रहे हैं, उनको नदी पुत्र कहा जाने लगा है। तो ये बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे स्प्रिंग्स हैं उनके रिजुविनेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम देश में हो रहा है, जिसमें पुणे की एक संस्था है एक्वा डैम, उसके डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी हैं, वो काम करते हैं। तो जो स्प्रिंग्स के हमारे रिचार्ज वाले एरिया हैं, कहाँ से स्प्रिंग्स में रिचार्ज होगा, पानी उसका फ्लो बढ़ेगा, उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वहाँ पर जो भी जरूरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के ट्रीटमेंट हैं उनको किया जाता है। उसके माध्यम से स्प्रिंग का डिस्चार्ज बढ़ने लगता है। और ऐसे ही अगर आप इधर ये देखें दाईं तरफ, ये डॉक्टर अनिल जोशी हैं जिनको इस साल पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। ये हिमालय के लिए एनवायरनमेंट पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये भी स्प्रिंग्स के रिजुविनेशन के लिए और जो नेचुरल पॉन्ड्स और टैंक्स हैं उनके लिए हिमालय में काम कर रहे हैं। अभी एक अच्छी बात ये है कि जैसे आपने सुना होगा न्यूज में, बेंगलोर में, चेन्नई में कुछ लोग CSR फंडिंग से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फंडिंग होती है इंडस्ट्रीज में, उसके माध्यम से लेक्स को रिजुविनेट कर रहे हैं, लेक्स को पुनर्जीवन उसको दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं देश में कृषि उत्पाद के लिए कितना पानी खर्च होता है? अब अगर आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा जो हमारा पानी का कंजम्पशन है वो एग्रीकल्चर में है, तो उसी में हमको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। और जो भारत सरकार भी बहुत समय से नारा दे रही है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि आपको जितना पानी आप उसमें इस्तेमाल करें उससे ज्यादा अन्न उगाना है। तो इस तरह से आप उसमें कुछ अच्छी जो टेक्नोलॉजीज हैं, स्प्रिंकलर की टेक्नोलॉजी है इरिगेशन के लिए, ये ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है, और साथ ही जो कुछ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन की भी विधियां हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके माध्यम से आप कम पानी को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा पैदावार आप ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस फोटो में देख रहे होंगे, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो एक स्पेशल तरीके से आप उसका सीड लगाते हैं या पौध लगाते हैं और फिर उसको आप पानी देते हैं जिसमें आपको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और उसका प्रोडक्शन आपको ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से आप कम पानी में, कम सीड में, कम लागत में आप ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिससे खेती की फील्ड में, खेती के क्षेत्र में हम पानी ज्यादा से ज्यादा बचा पाएंगे।
अब तक आपने पानी बचाने के कई तरीके सीख लिए होंगे, पर अब बारी है ऐसे तरीके से पानी बचाने की जो आज तक शायद आपने सुना ही नहीं होगा। वर्चुअल वाटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जरा सोचें, यदि इस एक बाल्टी पानी को धरती का सारा पानी माने तो यह एक गिलास पानी स्वच्छ जल है, और उसमें से यह एक कप पानी ऐसा है जिसे हम काम में ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ इतना पानी ही पूरी धरती पर सभी तरह के जीवन के लिए पर्याप्त है। फिर भी पूरी दुनिया में 10 में से 9 लोग स्वच्छ पेयजल के लिए संघर्षरत हैं। ऐसा क्यों? इसका एक बड़ा कारण है जल प्रबंधन का अभाव, पर आज हम ऐसे कारण की बात करेंगे जो हमारे आसपास की हर चीज में है, पर हम उसे देख नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं वर्चुअल वाटर की, यानी वह पानी जो हमें दिखाई नहीं देता है किंतु हर सामग्री को बनाने में काम जरूर आता है। जैसे सुबह की कॉफी बेशक 125 मिलीलीटर पानी दिखाई पड़ती है, पर इस कॉफी को उगाने से लेकर हमारे कप तक पहुंचने में प्रति कप 140 लीटर पानी खर्च होता है। चौंक गए ना? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। अनाज उगाने से लेकर सामान बनाने तक बहुत सारा पानी खर्च होता है, जो हमें अंतिम उत्पाद के रूप में दिखाई देता है। हम जब यह सामान बाजार से खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखे मूल्य के आधार पर वस्तु को खरीद लेते हैं, पर उसे बनाने में कितना पानी खर्च हुआ है यह उस सामग्री पर कहीं इंगित नहीं होता है। मसलन 1 किलो आलू उगाने के लिए 287 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1782 लीटर पानी की खपत हो जाती है 1 किलो शक्कर के उत्पादन में। 2497 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 किलो चावल उत्पादन में। एक छोटी कार बनाने के लिए भी 62,500 लीटर पानी उपयोग में लिया जाता है। और तो और एक पिज्जा को हमारी थाली तक पहुंचने में भी 1259 लीटर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यह वर्चुअल वाटर किसी भी वस्तु के लिए उसकी वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट के नाम से जानी जाती है। यदि हमारे देश की वाटर फुटप्रिंट्स की बात करें तो यह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3000 लीटर की है। वहीं विकसित देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7800 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। हमारा देश दुनिया के कई बड़े निर्यातक देशों में से एक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था और विकास रथ का पहिया भी है। किंतु यहाँ हमें ये देखना होगा कि कहीं हम वस्तुओं के निर्यात के साथ साथ हमारे सीमित स्वच्छ जल स्रोतों पर अधिक दबाव तो नहीं बना रहे हैं। वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट्स का दबाव हमारे पेयजल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, भूजल पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया का 24% भूजल दोहन हमारा देश करता है। हमारे देश की स्वच्छ जल की जरूरत व वस्तुओं का निर्माण व निर्यात दोनों हमारी उन्नति के लिए आवश्यक है, पर आवश्यकता है कि दोनों समान गति से चलते रहें। अब सवाल उठता है, हम क्या कर सकते हैं? उपभोक्ता के तौर पर अगली बार आप कोई वस्तु खरीदें तो उसकी लागत रुपए से नहीं बल्कि उस वस्तु को बनाने में काम में आने वाले पानी से करें। इससे आप आवश्यक सामग्री ही खरीदेंगे और देश के संसाधनों और आपका धन दोनों संचित रह सकेंगे। वस्तु निर्माता कंपनियों पर वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु दबाव बनाएं, जिससे कि जल को उत्पादन हेतु पुनः काम में लिया जा सके। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वर्षा जल संरक्षण करें, जिससे कि आवश्यकताओं के अनुरूप देश में उपयोग और उपभोग के लिए जल सदैव उपलब्ध रहे। कृषि उत्पादों के लिए सिंचाई हेतु उन्नत तकनीक का प्रयोग करें, जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति।
याद रखें, देश के हर व्यक्ति तक स्वच्छ जल सुनिश्चित करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। चार्ट में अगर आप देखें तो आपको जो भी कमोडिटी है या प्रोडक्ट है उसके बनाने में कितना खर्च पानी का हो रहा है वो आपको दिखाई देगा। और ये वो चीजें हैं जो आपके रोजमर्रा इस्तेमाल में आती हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने ये बताया है कि हम एक साल में, एक सामान्य इंसान एक साल में करीब 6,30,31,000 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, जिसमें वो वॉशिंग मशीन में पानी लेता है, वो अपने नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करता है, वो टॉयलेट को फ्लश करने के लिए करता है, और ये कुछ चीजें वो खाता है। तो इस तरह से करीब 6,31,000 लीटर पानी एक सामान्य इंसान एक साल में इस्तेमाल करता है। तो इसमें से अगर हम कहीं भी पानी की बचत कर सकें तो वो एक बहुत बड़ा वाटर कंजर्वेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल लेवल पर हो सकता है कि हम कहीं भी थोड़ा सा पानी बचाएं तो वो हमारे इस चार्ट में पानी आपको बचा हुआ बचत मिलेगी उसकी। अरे ओ भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं, कल छुट्टी थी, सारा दिन मोबाइल पर वीडियो देखे, डेटा पैक खत्म हो गया है, रिचार्ज करवाने जा रहा हूँ। अरे भाई क्यों इतना पानी बर्बाद कर रहे हो? अरे लगता है तुम पागल हो गए हो, मैं डेटा खरीदने जा रहा हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल बन रहे हो। मेरी बात गौर से सुनो। इंटरनेट का डेटा विशाल डेटा सेंटर से जुड़ा होता है। यह डेटा सेंटर दुनिया की कुल बिजली का 4 से 5% तक इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें ठंडा करने के लिए करोड़ों लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए। मेरे डेटा पैक न लेने से पानी की बर्बादी रुक जाएगी क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही कह रहे हो पानी बर्बाद होगा। वो तो होगी ही, पर मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बिना वजह इंटरनेट चलाना भी पानी की बर्बादी का कारण बन सकता है। ओह, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं भी अब बिना वजह डेटा वेस्ट नहीं करूँगा। क्या आप जानते हैं, अमेरिका जैसे देश में वर्ष 2014 में 100 बिलियन लीटर पानी का उपयोग किया गया, जिसे सिर्फ डेटा सेंटर को चलाने में काम में लिया गया। यदि इसमें बिजली बनाने हेतु काम में लिया गया पानी भी जोड़ दिया जाए तो कुल होता है 626 बिलियन लीटर पानी प्रति वर्ष, और यह बढ़कर वर्ष 2020 तक 660 बिलियन लीटर पानी हो जाएगा। सुविधा को सुविधा ही समझें, क्योंकि अधिकार जल स्रोतों पर सभी का है। कम डेटा इस्तेमाल करें और पानी के दुरुपयोग को रोकें। ये एनिमेशन फिल्म अगर आप ठीक से देख पाए हो, इसमें ये बताया गया है कि जो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल हम हर चीज में इंटरनेट का इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे वो फोन कॉल करना हो या कोई फिल्म देखना हो, या इवन जो हम ये अभी लेक्चर दे रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, ये भी हम इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा वाटर फुटप्रिंट्स है वो इंटरनेट के इस्तेमाल में भी वाटर फुटप्रिंट है। और अगर आप देखें तो एक 1 GB डेटा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें करीब 200 लीटर पानी खर्च होता है। और वो पानी कहाँ खर्च होता है? ये जो इंटरनेट को चलाने के लिए डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ फोटो में भी देख रहे होंगे, ये कुछ डेटा सेंटर्स हैं। ये डेटा सेंटर्स 24 घंटे बिना रुके हुए चलते रहते हैं, वर्ष भर, पूरा साल भर ये 24 घंटे चलते हैं। तो इसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो इसमें कूलर्स लगे हैं, इनको इक्विपमेंट की हीट को ठंडा करने के लिए, उन सब में पानी का इस्तेमाल होता है, बिजली का इस्तेमाल होता है। और
इसमें 1 GB के लिए 200 लीटर तक पानी का इस्तेमाल होता है। ये आप देखें, ये डेटा सेंटर्स हैं, ये इतने बड़े बड़े और ये विशालकाय डेटा सेंटर्स होते हैं। और जब हम जब हम इवन जो आजकल चिप्स के साथ आपने देखा होगा कि उसमें 1 GB डेटा फ्री हो जाता है, तो चिप्स की कीमत तो 10 रुपया है, उसके साथ उन्होंने आपको 1 GB डेटा फ्री दे दिया, जबकि 1 GB डेटा के लिए हमको 200 लीटर पानी की जरूरत है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो हम चिप्स की कीमत ले रहे हैं या प्रोडक्ट्स की कीमत ले रहे हैं, उसमें छिपे हुए जो पानी है, जो जल है, उसकी कीमत को हम आंक ही नहीं रहे हैं। और जितना ये पानी का इस्तेमाल है, ये सैकड़ों करोड़ों लीटर पानी इस्तेमाल होता है इन डेटा सेंटर्स में, ह्यूज कंजम्पशन है। तो इसके लिए जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है जैसे, या फेसबुक है, इन्होंने कुछ ध्यान देना शुरू किया है जिससे कि इन डेटा सेंटर्स के वाटर फुटप्रिंट को कुछ कम किया जा सके। तो वो उसमें एनर्जी का कंजम्पशन कम कर रहे हैं, पानी के अंदर उसको उतार देते हैं, या ऐसी जगह पर उनको एस्टेब्लिश करते हैं जहां टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बहुत कम होता है, तो वहाँ नेचुरल कूलिंग होने लगती है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें आने वाले समय में हमको ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें जो वाटर का कंजम्पशन है वो बहुत ह्यूज है। और अगर हम उसमें अभी से ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो वाटर का फुटप्रिंट है वो बहुत हाई होता जाएगा और ये अनमैनेजेबल हो जाएगा आने वाले समय में। अब ये आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि किसी भी शहर या गांव की जो पॉपुलेशन है, वहाँ वो जो जिस तरह का इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा विदेशी चार्ट बना हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें इंडिया में भी इसी तरह की हैं कि आप टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं, शावर में इस्तेमाल करते हैं, वॉश बेसिन में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में चाय, कॉफ़ी, कुछ दलिया या एग्स या फ्रूट्स लेते हैं। तो इस तरह से जो किसी भी शहर का या गांव का जो एनुअल फुटप्रिंट है वो हम इसमें निकाल सकते हैं, और अपना जो इंडिविजुअल फुटप्रिंट है वो भी हम इसमें निकाल सकते हैं। और कोशिश ये करना चाहिए हमको कि हम इसकी बर्बादी ना करें, इसकी वेस्टेज ना करें, और अपना वाटर फुटप्रिंट थोड़ा कम कर सकें। अगर एक व्यक्ति वर्ष में अपना वाटर फुटप्रिंट 100 लीटर कम कर सकता है, तो भारत में एक वर्ष में औसतन 13,000 करोड़ लीटर जल की बचत होगी। मतलब 100 लीटर आपको इंडिविजुअल को बचत करनी है तो 13,000 करोड़ लीटर पानी की बचत भारत में हो जाएगी। और इस आंकड़े में हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाला, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला, और बाकी जो हमारे डोमेस्टिक यूज हैं उसमें जो जल इस्तेमाल होता है उसके अतिरिक्त मैं ये बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी संभावना है कि हम अपने जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जीने का तरीका है, उसमें थोड़ा सा बदलाव करें तो काफ़ी कुछ पानी की बचत के बारे में सोचा जा सकता है। जैसे वर्चुअल वाटर के बारे में मैंने बताया कि ये वो पानी है जो प्रोडक्ट्स के अंदर उसको ग्रो करने में, उसको प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। तो इसका आजकल ट्रेड और इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल बनता जा रहा है। जिन राज्यों में पानी की कमी है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाली उपज, क्रॉप्स, उनको ना उगाएं, उनको हम दूसरे राज्यों से इंपोर्ट कर लें। और जो राज्य जिनके पास वाटर सरप्लस है वो उसको उगा सकते हैं इस तरह की क्रॉप्स। तो इस तरह से हम देश के अंदर अलग अलग राज्यों में इस तरह का ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ। और ऐसे ही वर्ल्ड ओवर इस तरह की प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं, जहां पर जो देश स्मार्ट हैं
वो अपने यहाँ ज़्यादा पानी इस्तेमाल होने वाली क्रॉप्स को या प्रोडक्ट्स को नहीं बनाते हैं, दूसरे देशों से आयात कर लेते हैं। तो इस तरह से वो पानी की बचत हो जाती है और वाटर फुटप्रिंट वो अपना कम कर लेते हैं। अब हमने ये देखा है कि जितनी भी रिसर्च चल रही हैं उसमें ये क्लियर हो गया है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि केवल फ्रेश वाटर पर डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया है कि हमको फ्रेश वाटर और वेस्ट वाटर दोनों के संतुलित उपयोग को समझना होगा, क्योंकि बहुत सा पानी है जो वेस्ट वाटर की फॉर्म में जनरेट होता है, कुछ हमारी लापरवाही से, कुछ जरूरी रूप में। तो अब यूनाइटेड नेशंस भी ये कहने लगा है कुछ सालों से कि हमको अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेस के बारे में सोचना ही होगा, उनको उपयोग करना होगा। तो इसमें ये है कि हम जो वेस्ट वाटर है उसको हम ट्रीट करें और फिर उसको वापस इस्तेमाल करें। तो ट्रीटमेंट एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर ये एक बहुत ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया है। यूनाइटेड नेशंस भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है और अब देश के अंदर भी नीति आयोग वगैरह इस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और इसमें अच्छी बात ये है कि जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स में वाटर फुटप्रिंट को कम करना शुरू कर दिया है। इसमें जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने जो कॉस्मेटिक्स हैं उनको कुछ कम पानी से बनाना शुरू कर दिया है, कुछ में पानी का इस्तेमाल बंद कर दिया है। ये प्रॉक्टर गैम्बल का एक ये उदाहरण इसमें है। तो इस तरह से और भी कंपनियां जो हैं अपने वाटर फुटप्रिंट्स को कम करने की कोशिश कर रही हैं और अपने प्लांट्स में वो जो भी वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं उसको रिसाइकिल करके और रीयूज करने का भी वो लोग प्लान कर रहे हैं। कुछ और इस तरह के उदाहरण आप देखेंगे कि जहां समुद्र के पानी को डीसैलिनाइज करके इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इस तरह के प्लांट्स डेवलप कर लिए हैं चेन्नई में, स्पेशली इस तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं चेन्नई में, केरल में। और ये जो प्लांट आप इस फोटो में देख रहे हैं ये ड्यू हार्वेस्टिंग का प्लांट है। जो नमी हमारे हवा में होती है स्पेशली कोस्टल एरियाज में, उसको ये हार्वेस्ट करता है। ये जो एक कच्छ क्षेत्र है गुजरात का, कच्छ वाला एरिया, वहां पर एक कोठारा ग्राम में ये प्लांट लगाया गया है ड्यू हार्वेस्टिंग का। और इसके माध्यम से वो एक दिन में 500-600 लीटर के करीब जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से वहाँ कुछ कैफे भी चला रहे हैं वो, जहाँ पर आप इस तरह का पानी इस्तेमाल करते हैं। धरती में सहेज कर जल, सुरक्षित कर लो अपना कल। अब इसके बाद हम बात करें ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर में जैसे हमने हमेशा सुना है कि इतने डार्क ब्लॉक्स हैं, इतना जो है ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हमेशा नीचे जा रहा है और पानी की समस्या बनती जा रही है। तो उसके लिए एक नया जो प्रयोग है उसको मैनेज्ड एक्यूफर रिचार्ज कहते हैं, जिसमें जब हमारे पास मानसून के दिनों में सरप्लस वाटर होता है तो हम उसको पानी को जमीन के अंदर पहुंचा देते हैं, स्पेशली डिजाइन करके अपने स्ट्रक्चर्स। तो पानी को हम एक्यूफर्स में जो ग्राउंड वाटर जहां स्टोर होता है वो उसको एक्यूफर बोलते हैं। तो हम पानी को एक्यूफर में पहुंचा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ इस फोटो में देख रहे हैं। यहाँ से हमने पानी को अंदर पहुंचा दिया और बाद में जब हमको जरूरत होती है तब हम उसको पंप करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने जमीन के नीचे एक तरह से स्टोरेज टैंक बना लिए हैं और उसके प्रयोग से हम जब हमको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब हम पानी निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो एक सेविंग बैंक अकाउंट की तरह है। अगर आप उसमें पैसा डालेंगे नहीं
तो वो मेंटेन नहीं होगा। केवल आप निकालते रहेंगे तो एक दिन वो खाली हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को निकालें, ग्राउंड वाटर को, तो उसके साथ साथ उसमें रिचार्ज भी करते रहें। फ्रेश वाटर, वेस्ट वाटर, फ्रेश वाटर, भला ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी की। आजकल आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा होगा कि सर्कुलर इकोनॉमी की बात काफ़ी हो रही है, जिसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ का उपयोग तथा पुनः उपयोग, जिसमें लास्ट में वेस्ट या तो जनरेट ना हो या बहुत कम वेस्ट जनरेट हो। जैसे आप इस फोटो में भी देख रहे हैं कि ये लीनियर इकोनॉमी है, जिसमें आप जैसे रॉ मटेरियल है, आपने रॉ मटेरियल लिया, उससे कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको फेंक दिया, तो ये आपका वेस्ट जनरेट हो गया। उसके बाद रिसाइकलिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था कि आपने रॉ मटेरियल लिया, उससे प्रोडक्ट बनाया, उसको इस्तेमाल किया, फिर एक बार रिसाइकिल किया, फिर उसको फेंक दिया। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, उसमें हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेस्ट जनरेट करते हैं। हम रॉ मटेरियल लेते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करते हैं, फिर बनाते हैं, बीच में उसको रिपेयर करते हैं, फिर रिसाइकिल कर लेते हैं। तो इस तरह से कई बार ये सब प्रोसेस करते रहते हैं, तो हम उसको वेस्ट बहुत कम जनरेट करते हैं। और पानी के केस में भी सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है अब, जिसमें हम जो वेस्ट वाटर है हमारा, उसको वेस्ट वाटर ना कहकर उसको हम वेस्ट टू वेल्थ की बात करने लगे हैं कि हम वेस्ट टू रिसोर्स उसको करें, वेस्ट वाटर को ट्रीट करें, जहां से भी हम ला सकते हैं उसको लाकर उसको ट्रीट करें, फिर उसको रीयूज करें नॉन पोर्टेबल यूजेस के लिए, क्योंकि पोर्टेबल में अभी हम पीने के पानी में उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, हमारे कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं, लेकिन हम कम से कम जो नॉन पोर्टेबल यूज हैं उसमें हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने वेस्ट वाटर को ट्रीट करके निकाला है। इस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारा जो पानी हमारा वेस्ट वाटर में जनरेट होता है या हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी होती है, तो इस सब के लिए अब जो एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात हो रही है कि नेचर ने जो हमको टेक्निक्स दी हैं या जो हमको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उनको इस्तेमाल करके हम इस तरह के सॉल्यूशंस लाएं, जिसमें हम सर्कुलर इकोनॉमी भी ला सकते हैं। तो इसमें आप इस फोटो में देख रहे हैं राइट में कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं छत से उस पानी को लाकर, और ये फिर एक अंडरग्राउंड उसको पहुंचा दिया, वहां से फिर उसको यूज कर रहे हैं। या एक जैसे ये टैंक आप देख रहे हैं, तो इस तरह का टैंक या पॉन्ड बनाकर आप उसको यूज कर रहे हैं। इसमें जो और भी आप जो इस नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की और एग्जांपल्स हैं, उसमें अर्बन वेटलैंड है, कोस्टल वेटलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वेजिटेशन है, कोरल रीफ हैं, मैनग्रोव्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोस्टल एरियाज में, या हमारे जो फ्लड प्लेन्स हैं। तो ये सब जो है हमारे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं। अब इस फोटो में आप देखें तो ये हमारे रुड़की शहर का ही है। एक नाला है जो शहर के बीच में से बहता है, गंदा नाला, गंदे पानी का नाला। उसमें हम ट्रीटमेंट करने के लिए ये कुछ फ्लोटिंग बेड्स इसमें लगाए हैं अभी। ये पिछले हफ्ते ही हमने इसकी शुरुआत की है, इस एक्सपेरिमेंट की। तो ये फ्लोटिंग बेड्स हैं, इसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं जो वेस्ट वाटर को, गंदे पानी को ट्रीट करते हैं, तो और गंदे पानी को साफ कर देते हैं। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया है, जिसमें जो एक गंदे पानी का नाला है उसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं शहर के बीच में। और अगर आप देखें तो हम कुछ इस तरह के सिंपल, वो तो है ही हमारे तरीके जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। हम इस तरह के काम ना करें कि जहाँ पानी को वेस्ट कर रहे हैं या हम प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। और सर्कुलर इकोनॉमी की जहाँ तक बात है, उसमें भी ये है कि हम जो बिल्डिंग्स हैं
उसको अगर हम कुछ इस तरह की वाटर ऑडिटिंग करने लगे, वहां पर देख लें कि वहां पर पानी का इस्तेमाल ठीक हो रहा है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हम उनकी कुछ ग्रेडिंग कर सकते हैं उनको। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, रेफ्रिजरेटर में या एसी में स्टार रेटिंग होती है। इस तरह की हम स्टार रेटिंग कुछ अपनी बिल्डिंग्स में भी दे सकते हैं जहां पर सर्कुलर इकोनॉमी को हम प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह के काम हम इसमें कर सकते हैं। ये आप देखें कि जो अगर वो वेस्ट कर रहा है तो उसको कान पकड़ा जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब जीडीपी जो है, जो हमारा जो देश का जीडीपी है, जो विकास का सूचकांक कहा जाता है, डेवलपमेंट का इंडेक्स है। जितनी जीडीपी आपकी तेजी से बढ़ती है उतना देश प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, वहां भी हम वाटर क्राइसिस की वजह से परेशानियां हैं। और एक एस्टिमेट ये है कि जीडीपी में अगर जिस तरह से हम चल रहे हैं अभी, अगर उसी तरह से हम चलते रहे, बिजनेस एज यूजुअल जो कहते हैं, तो आने वाले समय में 2050 तक हमारी जीडीपी जो है वो -6% तक हो सकती है। 6% की कमी जीडीपी में आ सकती है। और अगर हम एफिशिएंट वाटर पॉलिसीज लगाकर, हम अच्छी टेक्नोलॉजीज लगाकर वाटर कंजर्वेशन की तरफ हम काम करते हैं, तो हमारी जीडीपी जो है वो 1%, 2% तक और बढ़ सकती है। तो वाटर कंजर्वेशन जो है वो जीडीपी में भी बहुत जरूरी है, उसमें उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमें इसलिए भी ध्यान देना जरूरी है। याद रखें, कम में है दम, यानी हम जल के कम उपयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की और इनोवेटिव अप्रोच की। अगर आज हमने पृथ्वी पर जल संरक्षण नहीं किया तो शायद भविष्य में दूसरे ग्रहों से पानी लाने की मजबूरी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, बाय बाय। अगली बार फिर से मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पर अस्त व्यस्त मत रहें। यहाँ पर मैं रुकूंगा। ये एक मेरा प्रयास था कि जो वाटर कंजर्वेशन की फील्ड में जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, रेलेवेंट इश्यूज हैं, उनको आपके सामने रखूं। केवल सिंपल जो डोमेस्टिक लेवल के हैं इश्यूज हैं, केवल उन्हीं को ना रखते हुए एग्रीकल्चर की फील्ड में, और जो हमारी वर्चुअल वाटर की फील्ड है, जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी की फील्ड है, ये सब नए टॉपिक्स हैं जो आजकल इमर्ज हो रहे हैं। तो इन सब को बच्चों के सामने मैंने रखा, जिससे थोड़ा सा उनमें इसकी जागरूकता आए और वो इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।